चलो अब आपको सॉल्व करना है मॉडल पेपर, जितने जितने आंसर्स आए आपको आंसर्स करने। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन हीटिंग जिंक ऑक्साइड टर्न्स येलो, द क्रिस्टलाइन डिफेक्ट अराइजेज इन द प्रोसेस इज। अगर आप ZnO क्रिस्टल को गर्म करते हो तो आपने देखा है जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल हीट करते ही क्या करेगा, जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को गर्म कर दो, गर्म करते ही क्या होगा, जिंक अलग ऑक्सीजन अलग। अब क्रिस्टल है ना, तो क्रिस्टल में तो जिंक +2 रहेगा, है ना, जिंक +2 ऑक्सीजन -2, तो क्रिस्टल तो ऐसा रहेगा। ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि भाई क्रिस्टल तो ऐसा था, जिंक +2 ऑक्सीजन -2 अगेन जिंक +2। ठीक है, तो ये हमारा ZnO का क्रिस्टल था। अब हम कहेंगे ठीक है भाई ये क्रिस्टल तो ऐसा था, अब आपने गर्म किया तो ऑक्सीजन तो उड़ गई, तो ये ऑक्सीजन तो गायब हो गई, है ना। और जिंक जो था ये जो इंटरस्टिशियल साइट है यहाँ पहुँच जाएगा, जो खाली जगह थी ना ये जिंक यहाँ एंट्री कर लेगा, इलेक्ट्रॉन भी जो थे वो भी यहाँ एंट्री कर लेंगे इसके साथ साथ। तो आपको क्या लगेगा कि मेटल ज़्यादा है ना, मेटल क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो ये डिफेक्ट कौन सा माना जाएगा, मेटल एक्सेस। तो जिंक ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो क्रिस्टल आपका येलो हो जाता है, रीजन है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ग्रुप ऑक्साइड ओर इज। अब ऐसा ढूंढो जिसमें सारे ऑक्साइड हो, तो बताओ बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या है, बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या है, .2H2। और सीडेराइट का फॉर्मूला क्या है, सीडेराइट क्या होता है, सीडेराइट क्या होता है, आयरन कार्बोनेट। ठीक है, तो बॉक्साइड हो गया, सीडेराइट हो गया, और क्यूपराइट क्या होता है, Cu2। और हेमेटाइट क्या होता है, हेमेटाइट क्या होता है, Fe2O3। तो तुम्हें ऐसा ग्रुप सर्च करना है जिसमें ऑक्साइड हो, मतलब बॉक्साइड क्यूपराइट चल जाएगा, क्यूपराइट और ये क्या है हेमेटाइट चल जाएगा, या बॉक्साइड हेमेटाइट चलेगा, लेकिन जिसके साथ ये सीडेराइट आएगा वो तो नहीं चलेगा। अब बताओ सीडेराइट वाले सारे गलत है, तो सीडेराइट किस किस में, ए और सी, ये तो गया। उधर है कॉपर पायरेटीज, कॉपर पायरेटीज का फॉर्मूला क्या है, CuFeS2। तो कॉपर पायरेटीज तो वैसे ही गए। तो अब मुझे बताओ, समझे ना क्वेश्चन, तुम्हें सिर्फ ऑक्साइड और चाहिए, तो ऑक्साइड और किस में, बॉक्साइट और क्यूपराइट में। तो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट, इसमें तो बता ही सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन NiCO4 0। बोलो NiCO4 में निकल X हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है तो X की वैल्यू 0। तो हम कहेंगे NiCO4 में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। नेक्स्ट, आपके पास ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, और पूछ क्या रहा है, कार्बन अटैच्ड टू हेलोजन। तो हेलोजन तो आपका क्लोरीन है, हेलोजन तो क्लोरीन है, इससे अटैच्ड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp। डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होता है, बोलो डरो मत, सिंगल बॉन्डेड क्या होता है sp3, डबल बॉन्डेड क्या होता है sp2, और ट्रिपल बॉन्डेड क्या होता है sp। जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ते जाएंगे ना p कम होता जाएगा। आई बात समझ में, एक का 2 बॉन्ड हुआ तो p एक कम कर दो, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो एक p और कम कर दो। तो डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होता है sp2। तो आपसे पूछा है कि भाई ये आपका एक हैलाइड है ना, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, तो sp2। क्लियर। नेक्स्ट सिंपल रिएक्शन है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, और इसने लिया है शायद कॉपर सॉल्ट, है ना, और HBr। ठीक है, HBr और Cu2Br2। तो आपको आंसर तो पता ही है, HCl गया, नाइट्रोजन गया, आंसर क्या आएगा, ब्रोमोबेंजीन। अब ये रिएक्शन का नाम क्या है फिलहाल, ये सेंडमेयर है, और अगर कॉपर सॉल्ट की जगह कॉपर पाउडर ले ले तो गार्टर में। तो ये क्या पूछ रहा है, द नेम ऑफ अबव रिएक्शन ऑन टेकिंग कॉपर मेटल, कॉपर सॉल्ट हटा के कॉपर मेटल ले ले, तो हम कहेंगे अब इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, गार्टर। तो ये रिएक्शन हो जाएगी गार्टरमैन रिएक्शन। सिंपल है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो नेक्स्ट
नेम ऑफ मेजर प्रोडक्ट ऑन मिक्सिंग फिनॉल इन मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो फिनॉल ले लो, फिनॉल की रिएक्शन तुम करा रहे हो HNO3 से H2SO4 की प्रेजेंस में, तो पहले तो बताओ तेज होगी कि धीरे होगी? सोचो, तेज होगी कि धीमे होगी? तेज होगी, दोनों कंसंट्रेटेड है ना, तेज होगी तो 2,4,6 प्रोडक्ट बनेगा। और नाइट्रिक एसिड लेते ही क्यों है? नाइट्रो ग्रुप कनेक्ट करने के लिए। नाइट्रिक एसिड की रीजन क्या है? नाइट्रिक एसिड क्यों लिया है? नाइट्रो ग्रुप कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो हम कहेंगे फिनॉल तो है ही, एक बार नाइट्रो 2 पे, एक बार नाइट्रो 4 पे और एक बार 6 पे, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। तो हम कहेंगे ये तो हमारा पास है पिक्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट एल्डोहेक्सोज मोनोसेकेराइड। अब देखो, एक तो तुम्हें चाहिए एल्डो मतलब फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, और हेक्सोज मतलब 6 कार्बन वाली शुगर, तो 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर विद फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। तो सोचो 6 कार्बन किस में होते हैं? सुक्रोज तो C12 होता है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में होते हैं, रैमनोज में भी होते हैं, लेकिन रैमनोज में तो C6H12O6 होता ही नहीं, O5 होता है, तो वो तो है ही नहीं। तुम्हें याद है ग्लूकोज एग्जाम्पल है एल्डोहेक्सोज का, ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कीटोन, है ना। तो अगर तुम पूछ रहे हो एल्डोहेक्सोज मतलब तुम्हें एल्डिहाइड चाहिए, तो ये तो तब होगा जब तुम्हारे पास आंसर क्या होगा? ग्लूकोज। तो यहाँ आंसर है एल्डोहेक्सोज यानी ग्लूकोज। ठीक है, फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन, है ना, पानी में क्या घुलता है? BC, विटामिन BC वाटर सॉल्युबल, और विटामिन A, D, E, K ये क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल। तो अब तुम्हें तो वाटर सॉल्युबल चाहिए, तो B भी सही है और C भी सही है, तो दोनों आंसर करेक्ट करोगे। ठीक है, एग्जाम एक कर देना, है ना, ऐसा आएगा नहीं कि दोनों सही हो। ठीक है, तो विटामिन B, विटामिन C वाटर सॉल्युबल, विटामिन A, D, E, K ये क्या होंगे? फैट सॉल्युबल। ठीक है, नेक्स्ट द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइसिन एंड एलेनिन। तो मुझे बताओ ग्लाइसिन क्या होता है? अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड, NH2CH2COH, तो ये तो है आपका ग्लाइसिन, अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड। ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहा है ये? ग्लाइसिन और एलेनिन। तो एलेनिन होता है आपका, एलेनिन क्या होता है पता है क्या? लैक्टिक एसिड लिखो और OH हटा के क्या करो? NH2 ग्रुप लगा दो। तो लैक्टिक एसिड क्या लिखते हैं? 2 हाइड्रोक्सी। तुम्हें क्या लिखना है? 2 अमीन। ठीक है, ये मिथाइल ऊपर कर देते हैं और यहाँ जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ COH। ठीक है, तो वैसे भी इसमें तो दिमाग लगाना नहीं था भाई, अगर 2 अमीनो एसिड है तो वाटर जाएगा तो पेप्टाइड बॉन्ड तो एक बनेगा ना। अब तुम सोचोगे ये आगे बनाएगा तो एक और चाहिए ना, या ये आगे जाके बॉन्ड बनाएगा तो एक और अमीनो एसिड चाहिए ना। तो मेरे पास तो 2 ही अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड क्या करता है भाई? एक अमीनो एसिड के पास अमाइन ग्रुप होता है, दूसरे अमीनो एसिड के पास क्या होता है? COH ग्रुप होता है, और ये लोग वाटर एलिमिनेट करके क्या करते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। बात सही। तो अगर मैं 2 अमीनो एसिड लेंगी तो पेप्टाइड बॉन्ड तो एक ही बनाना, यही तो है पेप्टाइड बॉन्ड। अब तुम कहोगे नहीं ये आगे बनाएगा, तो ये आगे कैसे बनाएगा? कुछ और लेके आओ, और अगर ये आगे बनाएगा तो एक और तो लेके आओ, ऐसे कैसे करेगी? तो आंसर क्या लिखोगी? 2 अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो आपका आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सी फर्नेस यूज करेंगे स्मेल्टिंग ऑफ हेमेटाइट? हेमेटाइट कौन सा और है? आयरन का। तो आयरन मेटलर्जी पूरी किसमें पड़ी थी? खड़ी वाली फर्नेस होती है, एक तो होती है ऐसी, है ना, क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वाली, उसमें कॉपर मेटलर्जी होती है, वो होती है रिवर्बरेटरी। और ऐसी जो खड़ी वाली भट्टी होती है ना, वो कौन सी होती है? ब्लास्ट फर्नेस। तो पूरी आयरन मेटलर्जी किसके अंदर पढ़नी है आपको? ब्लास्ट फर्नेस, है ना। तो यहाँ आएगा ब्लास्ट फर्नेस, हिंदी में लिखते हैं वात्या भट्टी।
समझ में आ गया? आयरन मेटलर्जी पूरी याद रखेंगे, ब्लास्ट फर्नेस। नेक्स्ट, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर ग्लैंस, Cu2s, कॉपर ग्लैंस है Cu2s। फिर जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कि 3, लैंथेनॉइड जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3, है ना, याद रखना है, डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये कॉम्प्लेक्स है आपके पास CO En ओल्थराइज +3 +2 सॉरी, है ना। हाँ, इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, +2। चेक करें, देखो कोबाल्ट को X मान ले, En एथिलीन डाइअमीन 0 होता है, इक्वल्स टू +2। तो इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। तो आप यहाँ सीधे +2 लिख दो। एक सेकेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पूछ रहा है ना। अच्छा, हिंदी में तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। तो देखो मैं दोनों लिख लेती हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट तो है +2, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो बोलो। बीच में कोबाल्ट +2 है, एक En बाइडेंटेट होता है क्या? 2 जगह से कनेक्ट होगा। फिर एक और En, ये भी क्या होगा? 2 जगह से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पोजीशन बुक करिए इसकी, है ना। तो एक और खाली है यहाँ, तो एक En और है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने दिख रहे हैं तुम्हें? 6। अगर En बाइडेंटेट है, एक En 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो 3 En कितने बनाएगा? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो पूछे वो लिख देना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 है। क्लियर, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉलिड शोइंग बोथ फ्रेंकल और शॉर्टकी दोनों डिफेक्ट किसमें होते हैं? ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट भी होता है, जिसमें फ्रेंकल डिफेक्ट भी होता है? तो आपको आंसर बताना है। हाँ बोलो, AgBr। ये याद रखना है, AgBr में शॉर्टकी डिफेक्ट भी है और AgBr में फ्रेंकल डिफेक्ट भी है। नेक्स्ट, हेनरी लॉ बोलो। देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस व्हेन गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। मतलब आपको क्या करना है, आप देखो आपके पास एक सिलेंडर है या क्लोज कंटेनर है जिसमें आपके पास कोई सॉल्वेंट है, लिक्विड, यहाँ आपने डाल दी गैस, ठीक है, और ये कंटेनर बंद है। अब यहाँ ऊपर गैस मॉलिक्यूल्स है। आई बात समझ में? तो दो बात है, या तो आप कह दो गैस कितने प्रेशर लगाएगी, तो जितना ज्यादा गैस का अमाउंट होगा, है ना। तो एक तो ऐसा भी कह सकते थे आई एम प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज में अगर हेनरी लॉ का स्टेटमेंट देना है तो देखो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे पास एक सैंपल है पानी का और उस सैंपल में मैंने अलग अलग गैसेस का अमाउंट निकाला है ना, कि मान लो एक गैस है, इसका अमाउंट मान लो 1 मोल आ रहा है, इसका अमाउंट 2 मोल आ रहा है, इसका अमाउंट 3 मोल आ रहा है, ठीक है। अब जिस गैस के मोल सबसे ज़्यादा है उसने इसमें एंट्री करने के लिए प्रेशर भी तो ज़्यादा लगाया होगा, तभी तो मिक्स हुई। गैस पानी में घुलने के लिए क्या करेगी, प्रेशर तो अप्लाई करेगी। आप कह रहे हो ये गैस तो सबसे ज़्यादा घुली हुई, इसका मतलब इसने प्रेशर भी क्या किया होगा, ज़्यादा अप्लाई किया होगा। तो P प्रोपोर्शनल टू X और P इक्वल्स टू KH। आई बात समझ में? इसको आपको लैंग्वेज में लिखना है कि गैस का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यानी गैस के मोल भिन्न। लेकिन शर्त क्या है, जब गैस लिक्विड के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्या है, बेंजीन में इथेनॉल अगर डाइमर बनाता है तो क्या पूछा इसने, कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है? क्या बताओगे, बोलो। बेंजीन के अंदर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर बनाता है, ठीक है। बेंजीन में इथेनॉल नहीं है, इथेनॉइक एसिड है, ठीक है। बेंजीन में
इथेनॉइक एसिड है, तो देखो इथेनॉइक एसिड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, डाइमर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू, तो एक और ले लो, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। अब ये और ये दोनों कनेक्टेड है, वजह क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका आंसर आपको लिखना है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है एसिटिक एसिड बेंजीन के अंदर जाके डाइमर बना लेता। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है जब वो बेंजीन में घोलते तो द्विलक बनाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू, दो जने जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट FeO और SiO2 मिलके क्या बनाएंगे, तो बताया था, एक इम्प्योरिटी है गैंग और एक फ्लक्स है, और गैंग और फ्लक्स मिलके क्या बनाते हैं, स्लैग, धातुमल, है ना। तो FeO और SiO2 जोड़ दो, क्या बन रहा है, FeSiO3 आयरन सिलिकेट। ठीक है, नेक्स्ट लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के रीजन बताने, 2 पॉइंट बताए थे, मैंने कहा था आपको 2 पॉइंट याद रखना बस। लैंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट साइज में अचानक से क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। इसकी 2 वजह थी, पहली वजह क्या थी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, है ना, कि भाई लैंथेनम के बाद में 57 और ऑफियम 72, बीच के एलिमेंट्स तो आपने टेबल के नीचे रखे, है ना। तो हम कहेंगे कि देखो वैलेंस शेल तो 6s है, इलेक्ट्रॉन आप 4f में भरे जा रहे हो, बीच में 5d आपका खाली पड़ा है। तो न्यूक्लियस का काम था इसको अट्रैक्ट करना, तो अब आप प्रोटॉन बढ़ाए जा रहे हो तो अट्रैक्ट तो इसी को ही करना है, तो ये तो खींचता जाएगा अंदर, है ना। तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये शिफ्ट हो जाएगा अंदर की साइड, तो एटॉमिक साइज छोटा हो जाएगा। तो ये तो वजह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो चलो समझ में आता है। दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो ओके, एटॉमिक साइज घटने का एक रीजन है, ये पॉइंट ही याद रखने हैं बस, इसके नंबर है आपके। सेकेंड पॉइंट डी ब्लॉक नहीं पढ़ा, देखो 4f 5d और 6 इलेक्ट्रॉन फिल तो तुम यहाँ कर रहे हो, तो ये खिंचता जाएगा अंदर। एक हमने पढ़ा था डी ब्लॉक में स्क्रीनिंग इफेक्ट, हमने कहा था अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो अंदर है ही कहाँ इलेक्ट्रॉन, 5d तो खाली पड़ा है और ये तो बहुत दूर हो गया, तो पुश करने वाला तो कोई है ही नहीं, प्रतिकर्षण रिपल्शन करने वाला तो कोई है ही नहीं, तो हम कहेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट तो छोड़ दो। स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे क्या है, नेग्लिजिबल है, तो नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये 2 वजह है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बस ये आपको बताना। नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे पूछा है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन इथेनॉल हीटेड विद H2SO4 एट 413। तो कल या परसों अपन ने पढ़ा था कि आपके पास 2 रिएक्शन थी, अगर मैं तुम्हें कहूँ 413 केल्विन है और दूसरा क्या बताया था, एक तो 413 था, हाँ 443, ठीक है, तो 413 में तो इधर बनेगा, है ना। अगर यहाँ पे हमें दे रखा है कंट्रोल करने के लिए 413, तो आपको पता होना चाहिए बस यहाँ से क्या करना है, 2 अल्कोहल लेने, वाटर निकाल दो। 413 का आंसर ईथर है और 443 का क्या है, एल्कीन है, उसमें बीटा एलिमिनेशन, उसमें दूसरा आता ही नहीं, ये OH छोड़ देगा, ये H छोड़ देगा, लेकिन अकेला बहुत तेज रिएक्ट कब करेगा, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। तो इसी तरह अपन को याद रखना चाहिए कि 413 का आंसर ईथर है, तो यहाँ आपका आंसर हो गया डाई इथाइल ईथर। और एग्जामिनर चेंज कर दे 443, तो तुम आंसर क्या बनाओगे, एल्कीन थ्रू बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट डाईएजोडाइजेशन की रिएक्शन बोल दो फटाफट। डाईएजोडाइजेशन में क्या लिखना होता था, एनिलीन, बेंजीन पे NH2, एनिलीन हो गया और HNO2 और HCl, टेम्परेचर 0 से 5, ठीक है, टेम्परेचर 0 से 5, आंसर क्या है, बेंजीन पे N2Cl, यानी बेंजीन डाई
एजोनियम क्लोराइड। क्या हुआ कैसे हुआ कुछ नहीं बताना, बस रिएक्शन लिखनी। ये लिख दिया पूरे नंबर, इसको डाइएजोडाइजेशन बोलते हैं, तो हर साल आती। फिर ट्राई मिथाइल अमाइन का ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। तो देखो ट्राई मिथाइल अमाइन मतलब 3 तो मिथाइल है, नाइट्रोजन के पास अगर 3 बॉन्ड पेयर है तो 1 लोन पेयर होता है, टोटल कितने हुए 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, लेकिन 1 तो लोन पेयर है, तो ये तो तुम लोन पेयर बता दो कि भाई ये तो हमारे किसी काम का नहीं। बाकी 3 जो ऑर्बिटल है ये है ना, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये मिथाइल ग्रुप के साथ क्या कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे। तो ये कुछ ऐसा बनाओगे इसका ऑर्बिटल डायग्राम। फिर आप और अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, बॉन्ड पेयर कितने यहाँ पे, बॉन्ड पेयर बॉन्ड कितने बन रहे हैं 3, लोन पेयर 1, टोटल 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3। ज्योमेट्री बोलो, ये कौन सी ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल का ऊपर वाला तो गायब है ना, पिरामिडल। जो अमोनिया की ज्योमेट्री वही तो इसकी ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री क्या है पिरामिडल। तो बस sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री पिरामिडल, बॉन्ड पेयर गिन लो, लोन पेयर गिन लो, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट आंसर ही देना है। एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP लैटिस। तो देखो ठोस में परमाणु बी तो लैटिस बनाते हैं, तो जो लैटिस बनाता है उसको फिक्स मान लो, है ना। तो हमने मान लिया कि माना बी एटम्स जो है वो हम मान लेते हैं कितने, बी एटम्स हो गए n। ठीक है, अब जितने एटम होते हैं ना उतने के उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। ठीक है, जितने एटम हैं उतने के उतने क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हमने कहा कि जो लैटिस बनाता है उसको तो हम n मान लेते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड n, और उसके डबल क्या होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो n की जगह ले लेते हैं हम 2n। ठीक है, अब आप क्या कह रहे हैं, एलिमेंट A ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो A कितना है, तो हम नंबर ऑफ A एटम्स निकालते हैं। तो टेट्राहेड्रल कितना है 2n, टेट्राहेड्रल कितना है भाई 2n, और इसका 1/3 कह रहा है ना, तो टेट्राहेड्रल वॉइड या A कितना हो गया 2/3 n। समझे, जो HCP बनाता है उसको फिक्स कर लो। अब जितने HCP में एटम है उतने के उतने क्या है, ऑक्टाहेड्रल, और उसके डबल क्या है, टेट्राहेड्रल। आपको क्या कहा कि भाई B तो HCP बनाता है तो B तो n है, ऑक्टाहेड्रल कितने n, टेट्राहेड्रल कितने 2n। अभी कह रहे A जो है वो टेट्राहेड्रल का 1/3 पार्ट जो है वो रोकता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड है 2n, और इसका 1/3 कर दूँ तो कितना हो गया 2/3n, कोई दिक्कत नहीं। अब आप रेशियो निकाल दो, तो A रेशियो B, तो मुझे बताओ ये 2n/3 है और ये n है, तो क्या हो जाएगा रेशियो 2:3। ठीक है, तो A तो 2 होगा और B कितना होगा, एक सेकेंड हाँ AB पूछा है ना, हाँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा A2B3। बोलो कोई डाउट है, A2B3 समझ में आ गया। पहले आपके HCP लैटिस में जितने एटम्स है उसको मान लो, ऑक्टाहेड्रल बता दो, टेट्राहेड्रल बता दो, उसके हिसाब से सॉल्व कर लो। नेक्स्ट पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म को क्या करो, डिफरेंशिएट। तो पैरा मतलब अनपेड होना चाहिए, और फेरो मतलब उसमें भी अनपेड होना चाहिए। तो कंपैरिजन कैसे होगा, पैरामैग्नेटिज्म मतलब ऐसा पदार्थ, ऐसा सब्सटेंस जिसको अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन फेरो तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, आई बात समझ में। तो पैरामैग्नेटिज्म अट्रैक्शन शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, फेरो में क्या लिखोगे, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। फिर पैरा को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो मैग्नेट बन जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाए। लेकिन फेरो को अगर एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो मैग्नेट बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग, वो तो मैग्नेट ही रहेगा, परमानेंट मैग्नेट। तो ये टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, ये परमानेंट होते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट वाले का एग्जाम्पल क्या है, फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकल। और पैरा में तुम जिसमें भी अनपेड हो वो दे देना, आई बात समझ में। तो जहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन, किसी का भी अनपेड इलेक्ट्रॉन बनाओ कि भाई Fe+ में होता है, या Fe तो चलो Fe फेकोनी तो उसमें हो गया, इसके अलावा जहाँ पे भी अनपेड कॉपर +1 ले लो तो वहाँ आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ऐसे।
ठीक है, कॉपर +2 सॉरी, कॉपर +1 नहीं। नेक्स्ट रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। बोलो कैसे बनाओगे? यूट्यूब बनाएं। देखो ये तो एग्जिट है, यहां से तो साफ पानी बाहर आना चाहिए, ठीक है। बीच में क्या लगानी है हमें, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। यहां तो फिल करना है फ्रेश वाटर, ये हो गया फ्रेश वाटर, ठीक है। और सेकेंड साइड आपको फिल करना है सॉल्टी वाटर, ठीक है। अब नॉर्मल प्रोसेस है कि फ्रेश वाटर सॉल्टी की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पानी ज़्यादा है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ से कम की तरफ जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि भाई पानी जो है इसमें एंट्री करने के लिए प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन क्या करें, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सॉल्टी वाटर में से साफ पानी निकल के फ्रेश वाटर में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर आपने ये कंडीशन अप्लाई की है तो बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, आपको फ्रेश वाटर मिलेगा। आई बात समझ में? तो मूवमेंट उल्टा हो गया तो ऑस्मोसिस का उल्टा चल रहे हो, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण। क्लियर, समझ में आ गया डायग्राम? और लिखना है तो उसको उल्टे, यही तो लिखना है कि अगर सॉल्टी वाटर पे बाह्य दाब, एक्सटर्नल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या लगा दिया जाए, ज़्यादा, तो परासरण उल्टा हो जाता है, ऑस्मोसिस की रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। बस इतना लिख दो, आपको बताने की जरूरत नहीं कौन कहाँ चलेगा। क्लियर? नेक्स्ट आइडियल सॉल्यूशन के लिए बताना है ना, एक्सप्लेन द आइडियल सॉल्यूशन, चेंज इन एंथैल्पी। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए बताओ, डेल्टा H मिक्स और डेल्टा V मिक्स। भाई आइडियल मतलब अगर मैं A और B को मिक्स करूंगी तो ना तो कोई इंट्रैक्शन है और ना कोई रिपल्शन है, ना मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, ना मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, तो फिर चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, 0। और न तो नया बॉन्ड बनेगा, न पुराने बॉन्ड बनेंगे, तो न तो हीट निकली न हीट एब्जॉर्ब हुई। तो आइडियल के लिए डेल्टा H मिक्स 0 और डेल्टा V मिक्स भी क्या होता है, 0। क्लियर? नेक्स्ट है तुम्हारे पास एस्टर हाइड्रोलिसिस। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। अच्छा, एस्टर हाइड्रोलिसिस में आपसे कहा जा रहा है कि भाई देखो दो मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, तो अणु संख्यता यानी कि मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 है। अब ऐसा क्यों है कि अगर 2 जने भाग ले रहे हैं तो स्पीड दोनों पे डिपेंड करनी चाहिए ना, बोलो। अगर इस रिएक्शन में 2 जने पार्टिसिपेट करे, भी एस्टर भी भाग ले रहा है, वाटर भी भाग ले रहा है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होनी चाहिए, 2, लेकिन स्पीड भी तो दोनों पे डिपेंड करनी चाहिए। तो आप कह रहे नहीं, मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, अणु संख्यता तो 2 है, लेकिन ऑर्डर 1 है। तो हम बताएंगे इस रिएक्शन में वाटर क्या होता है, एक्सेस, पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो पानी की कंसंट्रेशन कम ज़्यादा करने से स्पीड पे कोई फर्क नहीं आता है। तो इस रिएक्शन में रेट यानी कि स्पीड वाटर कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, एस्टर, है ना। इस पर क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वैसे क्या है, एक्सेस में, तो जो चीज़ एक्सेस में होती है उस पर रेट डिपेंड नहीं करती। थोड़ा 19-20 कर दो तो स्पीड पे कोई फर्क नहीं आता। तो ऑर्डर तो वो होता है ना जिस पे स्पीड डिपेंड करे, तो स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, एस्टर पे, इसलिए ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर मतलब कोटि, तो ऑर्डर क्या रहेगा, 1, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी भाग कितने जने ले रहे हैं, 2 जने, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी रहेगी, 2। और इस टाइप की रिएक्शन को बोलते क्या है, हाँ, छद्म एकाणुक, गुड, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। मान लो अगर वो तुम्हें ऐसा नहीं पूछता, उल्टा पूछ लेता, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, छद्म एकाणुक अभिक्रियाओं को समझाओ तो समझा दोगे, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो वापस आपको यही तो समझाना है, ऐसी रिएक्शन जिनमें भाग लेने वाले तो 2 जने हो, लेकिन स्पीड 1 पे डिपेंड कर रही हो, उसे क्या बोलेंगे, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए 99.9% पूरा होने में लगने वाला टाइम
हाफ लाइफ का क्या होता है 10 टाइम्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यानी ये आपसे कह रहा है T99.9 जो है वो T हाफ का क्या है 10 टाइम्स। निकाल लोगे क्या? बोलो 99.9% है, कंप्लीट हो रही है, तो R0 कितना मान लो शुरू में 100 है ना, और R मतलब बचा हुआ, तो 99.9 तो खत्म ही हो गई, तो बची कितनी 0.1, तो R0 100 और R 1 और T99 पॉइंट निकालना है। फॉर्मूला क्या था अपॉन K log बेस 10 R0 बाय R, तो R0 कितना है 100 और R कितना है 0.1, तो पॉइंट उड़ा दो log 1000, तो T99.9 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय K है ना, और log 1000 को क्या लिखे log 10 की पावर 3, तो 3 तो आगे आ जाएगा है ना, तो T99.9 हो जाएगा 2.303 इंटू 3, log 10 तो 1 हो जाएगा अपॉन K, ये तो होगी हमारी इक्वेशन 1। अब T हाफ की बात करो तो T हाफ के लिए फॉर्मूला क्या था फर्स्ट ऑर्डर का 0.693 डिवाइडेड बाय K, अब 0.693 को खोल के लिखो इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय K, ये आपका इक्वेशन 2। तो 1 और 2 को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो ये 2.303 तो कट गया, K भी कैंसिल हो गया, 3/0.3 है ना, तो 3/0.3 कितना आएगा 10 ही तो आएगा, और पूरा लेोगे तो लमसम क्या आएगा 10, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एग्जिबिटिंग बाय ट्रांजिशन एलिमेंट। अब मुझे बताओ ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, भाई फेरस भी है, फेरिक भी है, क्यूपरस भी है, क्यूपरिक भी है ना, तो बार बार, और Mn तो +2 +4 +7 तक चला जाता है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है सोचो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करते हैं, किसमें फिल करते हैं N-1d, लेकिन उससे पहले किसमें करते हैं Ns, तो ये ऑक्टेट से ज्यादा ही चल रहा है भाई। एक तो सबकी इच्छा क्या होती है कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन कर दो तो बात ही खत्म हो जाए, तो आप तो 8 से ऊपर चल रहे हो। अब इन दोनों के अंदर एनर्जी का डिफरेंस भी क्या है कम है, तो ये लोग क्या करते हैं यहां से भी इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं और यहां से भी इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। तो आपको आंसर क्या लिखना है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो Ns और N-1d दोनों ऑर्बिटल से छोड़े जा सकते हैं। क्यों छोड़े जा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी डिफरेंस ऊर्जा अंतराल क्या होता है कम, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। फिर बताओ कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों है, भाई आप एज अ कैटलिस्ट निकल लेते हो, प्लैटिनम लेते हो, कॉपर लेते हो, है ना, हमने पढ़ा था ना PCC PDC, तो पिरीडीनियम से ही शुरू कर रहे थे, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट या पिरीडीनियम डाइक्रोमेट, तो क्रोमेट मतलब तो क्रोमियम है ना, KMnO4 एज अ कैटलिस्ट ले रहे हो, K2Cr2O7, तो चलो वो तो फिर भी कंपाउंड मान लेती हूँ, लेकिन डायरेक्ट भी तो लेते हो, निकल प्लैटिनम पैलेडियम जिंक कॉपर सिल्वर गोल्ड है ना, प्लैटिनम गॉज, ये सब भी तो ले रहे हो। तो ऐसा क्या है कि एज अ कैटलिस्ट इनको यूज करते, सोडियम पोटेशियम तो नहीं लेते हो, क्यों, सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, तो वो एज अ कैटलिस्ट काम नहीं करेंगे, आपको स्पीड बढ़ानी है अपनी, है ना, और कैटलिस्ट खुद पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, तो सोडियम पोटेशियम तो खुद पार्टिसिपेट करते हैं, दैट्स व्हाई हम उनको एज अ कैटलिस्ट यूज नहीं करें। इनको तो हम बताएंगे कि एक तो इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये क्या करते हैं रिएक्टेंट से रिएक्ट करके इंटरमीडिएट बना लेते हैं, है ना, इंटरमीडिएट फिर वापस किसमें कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। तो ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल, रिक्त डी कक्षक भी और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, दोनों की वजह से ये क्रियाकारक यानी कि रिएक्टेंट से रिएक्ट करके मध्यवर्ती इंटरमीडिएट बना लेते हैं, वो इंटरमीडिएट आपका प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए एज अ कैटलिस्ट बिहेव करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट,
कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर बाई पॉजिटिव आयन। अब देखो एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 26 है। अब आपको याद आ गया Fe तो ठीक है, और मान लो तुम्हें याद ही नहीं आया तो तुम एम लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे 26 लिखना, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फिल करो तो देखो 18 पे आर्गन होता है क्या, सबको पता है 18 पे आर्गन, और 20 करना हो तो 4s2, और 3d कितना करेंगे 6, 26 करना है ना आपको तो। लेकिन वो तो कह रहा है डाई पॉजिटिव, क्या कह रहा है, डाई पॉजिटिव द्विधनात्मक 2 इलेक्ट्रॉन छुड़वाओ। तो अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन छुड़वाऊं तो पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए 4s बाहर है, 3d अंदर है, तो जब इलेक्ट्रॉन छोड़ने की बारी आएगी तो कहां से छूटेगा, 4s से। तो m+2 हो जाएगा आर्गन और 3d6, ठीक है। अब 3d6 तो d में ऑर्बिटल कितने हैं तुम्हारे पास, 5 तो होंगे, d में तो ऑर्बिटल ही 5 है, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो आपको बताना है म्यू इक्वल्स टू, फॉर्मूला बोलो, एक फॉर्मूला तो याद है, √n n+2। अब √4 4+2 कितना हो गया 24, तो 25 का √5 आएगा, तो 24 का √5 से कम आएगा। और वैसे भी जो n की वैल्यू है, जो n की वैल्यू आंसर तो वही है, और नियर टू नेक्स्ट नंबर तो 4 पॉइंट समथिंग कितना, तो 5 के करीब, तो 4.8 लिख दो, 4.89 लिख दो, है ना। और यूनिट क्या बनेगी, Bm, है ना, बोर मैग्नेटॉन। बस नेक्स्ट कार्बोनाइल ग्रुप का ऑर्बिटल डायग्राम। तो देखो कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O होता है क्या भाई, इसका डायग्राम बनाना है, इसका आई बात समझ में। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो हम कहेंगे देखो एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन, अब इसके एक ऑर्बिटल और ये दूसरे ऑर्बिटल, यहाँ पे तो ये कनेक्शन हो जाएगा कुछ ना कुछ। इसका एक पाई बॉन्ड कैसे बना होगा, तो हम कहेंगे ये कार्बन का p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर तो है ही, है ना, एक ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में क्या है, ओवरलैप। तो ये अगर सिग्मा बॉन्ड है तो ये ऊपर वाला क्या है पाई, और इधर वाले तो सिग्मा ही। तो आपको पूरा लिखना है, C डबल बॉन्ड O में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और sp2 की ज्योमेट्री कैसी होती है, sp2 की ज्योमेट्री 3 जनों को कैसे सेट करोगे, ट्राइगोनल, अरे 3 को सेट करना है, ट्राइगोनल कोप्लेनर। आपको बताया था ना, फैन पंखा क्या होता है, सेंटर में एक एटम, और 3 को कैसे सेट करोगे, ट्राइगोनल कोप्लेनर, है ना। नेक्स्ट अब रिएक्शन कंप्लीट करो, मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशन, लेकिन इतना ही ऑक्सीडेशन करना है कि आगे CH3MgI से रिएक्शन हो। देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन नहीं करना है क्योंकि फिर आगे CH3MgI से रिएक्शन होनी नहीं है, ठीक है। तो बोलो, यहाँ मान लो तुम्हें PCC दिया हुआ है, तब तो तुम इजीली कर लेते, क्या होगा, CHOH बॉन्ड टूटेगा, तो मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे क्या बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करानी है, CH3MgI, तो बोलो Mg पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O पे टूटेगा, O नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव। तो तुमने कुछ ऐसा बनाया HCH, O के साथ MgI, C के ऊपर CH3, ठीक है। तो A तो तुम्हारा यही हो गया फॉर्मल्डिहाइड, फिर B, तो B तो ये बन रहा है, और अब हाइड्रोलिसिस करो तो कर लो, बोलो MgI और OH, तो ये H यहाँ लगा दो, तो इथेनॉल है आंसर, देखो CH3 CH2 OH, तो ये C है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड और C क्या, इथेनॉल, B इंटरमीडिएट लिख देना, मान लो इसका नाम नहीं आ रहा है तो मध्यवर्ती लिख दो, इंटरमीडिएट लिख के छोड़ दो, ठीक है। अब देखो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड, इनमें तेज कौन है, एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी। देखो जैसे जैसे अगर ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ये डोनेटिंग ग्रुप है मिथाइल, और क्लोरो क्या है, क्लोरो क्या है, विड्रॉइंग है, तो विड्रॉइंग वाला सबसे तेज पड़ेगा, ठीक है। एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में तेज है फॉर्मिक एसिड। देखो फॉर्मिक एसिड लाल चींटी वाला, एसिडिक एसिड सिरका,
तो तुम खुद ही देख लो ना तेज कौन सा होता है, लाल चीटी वाला तेज होता है। तो फॉर्मिक तेज है, एसिटिक एसिड वीक है, और क्लोरो एसिटिक एसिड तो विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया क्लोरो एसिटिक एसिड, उसके बाद में फॉर्मिक एसिड, और उसके बाद में एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस ऑर्थो और पैरा पे अगर है फिनॉल में तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ क्यों जाएगी। देखो फिनॉल ऑर्थो और पैरा पे अगर मैं नाइट्रो लगा दूं, मतलब विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, तो आप बताएंगे फिनॉल में ऑर्थो और पैरा पे विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। भाई फिनॉल प्रोटॉन देता है तभी तो एसिड है, फिनॉल प्रोटॉन छोड़ता है तभी वो क्या है, एसिड। तो फिनॉल प्रोटॉन छोड़ेगा तो आयन कौन सा है, फिनॉक्साइड। अब हम कहेंगे देखो ये बॉन्ड अगर यहाँ स्प्लिट हुआ तो ये नेगेटिव, बैक साइड क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है ना, ये आपका नेगेटिव और ये और ये। अब अगर यहाँ कोई विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा ना, भाई माइनस है और माइनस को अगर खींचने वाला ग्रुप है तो चार्ज स्टेबलाइज हो गया ना, है ना। तो ये बार बार बिलीव करेगा भाई प्रोटॉन छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस तो मेरा सेट हो रहा है, काम आ रहा है। तो ये माइनस कब सेट होगा, जब ये प्रोटॉन छोड़ेगा, और प्रोटॉन छोड़ेगा तभी तो एसिड माना जाएगा। तो आपको क्या बताना है, नाइट्रो हो चाहे कोई हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो और पैरा पे है तो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में। और फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि फिनॉक्साइड कब बनता है, जब एसिड बनेगा, जब प्रोटॉन छोड़ेगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर तीनों जगह विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हो ना तो सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर दो जगह लगे हुए हो तो वो एसिडिक, और फिर एक है तो वो एसिडिक, और फिर लास्ट में फिनॉल, और डोनेटिंग हो तो उसको और एंड में कर देना। क्लियर, ऐसा भी सवाल आ सकता है। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्या समझते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए आपको डिराइव करना है, डेरिवेशन करना है। बोलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट एक्सप्रेशन। अभिक्रिया वेग समीकरण में सांद्रता पद की घात के योग को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए तुम क्या करोगे, तुम कहोगे भाई ए गिव्स प्रोडक्ट, मान लो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जब टाइम जीरो था तो इसका कंसंट्रेशन आर नॉट, ठीक है, और शुरू में तो ये जीरो होगा। टी टाइम पे बचा कितना है तो हम कहेंगे आर। अब ये शुरू में 100 था, 80 बचा है, तो ये आर नॉट माइनस आर। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि रेट एक्सप्रेशन लिखो, तो माइनस डी आर बाय डी टी। भाई टी टाइम पे ए की कंसंट्रेशन कितनी आर है ना, और घटेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे जीरो ऑर्डर है ना, तो टी टाइम पे इनिशियल कंसंट्रेशन आर, लेकिन जीरो ऑर्डर है। आपको पहले बताना है कि भाई ये कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर तो पावर जीरो, तो माइनस डी आर बाय डी टी इक्वल्स टू के, आर की पावर जीरो कितना हो गया 1। अब क्या करें, डी टी उधर ले जाएं, तो माइनस डी आर इक्वल्स टू के डी टी। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, तो आप डी आर का इंटीग्रेशन कर दो, डी टी का इंटीग्रेशन कर दो, बिना लिमिट के हैं तो कांस्टेंट लगा लो। तो डी आर का इंटीग्रेशन तो क्या हो गया, माइनस आर, और के डी टी, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई। अब आई हटाने के लिए क्या करो, आई की वैल्यू निकालो। तो तुम क्या कहोगे, अगर टाइम कितना है जीरो, तो भाई अगर टाइम ही जीरो है तो आर की वैल्यू किसके बराबर है, आर नॉट। हाँ, आर की वैल्यू आर नॉट के बराबर है, तो मैं लिख दूंगी टाइम जीरो पे आर की जगह क्या लिख दूं, आर नॉट। ठीक है, तो माइनस आर इक्वल्स टू के इंटू जीरो, और हाँ प्लस क्या लिख दूं, आई। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आर। इसको कर दो इक्वेशन 3।
अब ये आई की वैल्यू इधर डाल दो, एक सेकेंड, आर नॉट है ना, टाइम 0 पे आर की वैल्यू आर नॉट है, ये लो, ठीक है। अब क्या करें, इसको डाल देते वापस 2 में, तो अब आपके पास क्या आएगा, माइनस आर इक्वल्स टू के टी, और ये उधर हो जाएगा माइनस का आर नॉट, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का आर नॉट, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये है क्या था, माइनस आर इक्वल्स टू के टी, और ये आ गया माइनस आर, उधर ले जाओ, तो आर नॉट माइनस आर इक्वल्स टू के टी, तो के इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, ठीक है, इतना आपको ड्राइव करना है। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम, है ना भाई, टाइम के साथ साथ या तो क्रिया कारक रिएक्टेंट चेंज हो जाए कंसंट्रेशन में, या फिर प्रोडक्ट चेंज हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन में रिलेशन, तो तुम्हें इसको बताना है अरेनियस इक्वेशन से, K इक्वल्स टू क्या था, A e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये आपको बताना है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी कम तो स्पीड क्या रहेगी, ज़्यादा, ठीक है। अब हम कहेंगे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, है ना, तो रिएक्टेंट के बीच में टक्करों की संख्या, कॉलिजन्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कॉलिजन्स बढ़ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, तो रेट क्या हो जाएगी, ज़्यादा। फिर आपको जो ग्राफ दिया था T और T+10 वाला, वो बना दो, जो थोड़ा राइट में खिसक जाता है, ग्राफ बनाया था, टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, तो मान लेते हैं NT, एक्टिव मॉलिक्यूल कितने हैं N, और यहाँ पे क्या था, काइनेटिक एनर्जी। तो पहला तो आपका ग्राफ यूँ था, फिर T+10 पे ग्राफ इधर खिसक जाता है ना, तो ये T वाला है और ये T+10, तो जो यहाँ पहुँचे ही नहीं, ये तो आपका फ़ायदा है। तो स्पीड कितनी हो जाती है, दुगुनी और तिगुनी, पढ़ा था ना, हर 10 डिग्री पे स्पीड क्या हो जाती है, डबल या ट्रिपल, उससे समझा दो, मार्क देख के आप बताओगे कितने हिसाब से समझाना है, ठीक है। देन कार्बन हैलोजन बॉन्ड का नेचर, तो इसमें आपको लिखना है पोलर है, नेचर पूछा है ना, तो आप कहेंगे हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नेचर पूछा है, तो नेचर में अगर आपने लिखा पोलर है, ध्रुव ये है, तब तो सही है, और बाकी जो लिखा है तो फिर गलत है। अब देखो, कंपाउंड X इज ऑब्टेन्ड ऑन बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन, तो ये तो तुम दे ही सकते हो, जब मैं बेंजीन की रिएक्शन किससे कराऊं, क्लोरीन से, किसकी प्रेजेंस में, FeCl3, तो ये कह रहा है X बनेगा। कंपाउंड Y इज ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग कंपाउंड X विद सोडियम, अब इस X की रिएक्शन में सोडियम और ड्राई ईथर से कराऊं तो क्या बनेगा, Y बनेगा। तो सिंपल ही है, ये तो पहले तो आती है, पहले क्या बनेगा, HCl निकल जाएगा, तो बनाऊं क्या, क्लोरोबेंजीन, तो ये तो तुम्हें पता ही क्लोरोबेंजीन है। और ये कौन सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है ये तो, सोडियम ड्राई ईथर, 3 थी हमारे पास, एक वुड्स थी, एक वुड्स फिटिक थी और एक फिटिक थी, तो दोनों एलोबेंजीन होते, तो ये कौन सी रिएक्शन है, फिटिक, और फिटिक का आंसर डबल, तो एक बेंजीन की जगह क्या हो जाएगा, 2 बेंजीन। क्या पढ़ेंगे इसको, बाइफिनाइल, ठीक है, क्या बोलोगे इसको, बाई, सिंपल ही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्लियर। चलो X पहचानो, Y पहचानो, समझ में आई गया तुम्हें। DDT का पूरा नाम बताओ, डाई क्लोरो डाईफिनाइल, है ना, आप ऐसा लिख सकते हैं, पैरा पैरा डैश डाई क्लोरो डाईफिनाइल, टी मतलब ट्राई, क्लोरो कौन बोलेगा, ट्राई क्लोरो इथेन, नाम ही पूछा है, नाम लिख। नेक्स्ट देखो, कंपाउंड X इज ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्ट इथेनॉल, है ना, इथेनॉल की रिएक्शन किससे करानी है, PCl5, तो ये मैंने ले लिया इथेनॉल,
इथेनॉल की रिएक्शन अगर मैं कराऊं PCl5 से तो क्या बन रहा है, X बन रहा है, ठीक है। फिर Y इज ऑब्टेन्ड कंपाउंड X विद एल्कोहलिक QH। अब अगर मैं इसको एल्कोहलिक QH के साथ गर्म करूं तो Y बन रहा है। बोलो जल्दी से, X तो पहचान लिया, बोलो। HCl गया, POCl3 गया, तो X क्या है, C2H5Cl। और एल्कोहलिक QH से तो एल्कोहलिक QH अपने आप में क्या शो करता है, बीटा एलिमिनेशन, तो ये Cl देगा, कार्बन क्या देगा, H। तो अगर मैं इसमें से HCl निकाल दूं तो C2H4 ही तो है। एलिमिनेशन में क्या होता है, कुछ नया तो आएगा नहीं, तो Y क्या है, C2H4 है। और पूरा लिखना है तो ऐसे लिख दो, तो Y क्या बना, इथीन। तो X है आपका क्लोरोइथेन और Y क्या है, तो हम कहेंगे इथीन है, ठीक है। नेक्स्ट, एनिलीनियम आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा ये ध्यान रखना है, फ्री के नंबर है। देखो एनिलीनियम आयन NH3, NH2 तो होता ही है ना, नीचे बनाते उसको। देखो एनिलीनियम आयन, इसमें तुम्हारी फ्री में नंबर है, कुछ भी नहीं करना है, बस आप एक बार इसको पढ़ के जाओ। ये एनिलीनियम आयन है। अब नाइट्रोजन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन वाली सिचुएशन में नहीं, क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो बेंजीन का दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता दो ना, तो बेंजीन के सारे बॉन्ड घूम जाएंगे ना। तो बस एक लेफ्ट में दो राइट में ना, तो उल्टा कर दो ना, बस तुम्हें कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस वो देखना चाह रहा है ये आता है कि नहीं आता, कर दोगे, है ना। सिर्फ अंदर रेजोनेंस किसके है, बेंजीन के। नाइट्रोजन तो है ही नहीं, पोजीशन में ही नहीं है रेजोनेंस की, तो उसके नहीं होगा रेजोनेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा इसने, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। सबसे ज्यादा बेसिक कौन लग रहा है, देखो ये प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, है ना। स्टेट नहीं दी ना इसने, गैसीय स्टेट थोड़ा ना दी है, स्टेट देनी चाहिए थी वैसे तो इसको। अच्छा ठीक है, सारे ही 1 डिग्री है ना, कार्बन की डिग्री चेंज, सारे अमाइन तो 1 डिग्री है, फिर तो टेंशन ही नहीं है। तो तुम क्या करोगी, यहाँ प्लस आई सबसे ज्यादा है, तो ये बेसिक क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, है ना। भाई आप नाइट्रोजन क्या करने जा रहा है, लोन पेयर डोनेट करने जा रहा है, तो डोनेट करने वाले को सपोर्ट कौन करेगा, EDG। सोचो मिथाइल का नेचर क्या है, EDG। तो अगर आप कुछ दान करने जा रहे हो और आपके घर वाले आपको हेल्प कर रहे हैं, तो डोनेशन टेंडेंसी तो बढ़ जाएगी ना, तो ये सबसे ज्यादा। फिर CH3 CH NH2, CH3 है इधर, है ना, ठीक है। तो ये उसके बाद हो जाएगा, और लीस्ट कौन सा हो जाएगा, सीधा वाला, 3 कार्बन सीधे, तो CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। अमाइन सारे 1 डिग्री है, ध्यान रखना। फिर आपसे पूछा है, देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ ब्यूटेन 1 ऑल इन वाटर इज मोर देन ब्यूटेन 1 अमाइन। अब मुझे एक चीज बताओ, एक तो तुम्हारे पास अमाइन है, एक ब्यूटेनॉल है, हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों ही पानी के साथ बनाएंगे, है ना। ये ब्यूटेनॉल हो गया और ब्यूटेनामाइन आपका ये हो गया, 3 कर देती हूँ NH2। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी बनाएगा, तो दोनों पानी में घुल जाएंगे। ज्यादा कौन घुलेगा, आंसर तो खुद ही कह रहा है ये ज्यादा घुलेगा, क्यों, डिफरेंशिएट करो, भाई यहाँ N है यहाँ O है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, O। तो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड पक्का बनेगा, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर किसका होगा, ब्यूटेनॉल का, और यहाँ एज कंपेयर टू ब्यूटेनॉल ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वीक हो जाएगा, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं तो फर्क दिखेगा ना, इसलिए। बाकी पानी में दोनों सॉल्युबल है। नेक्स्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला बोलो। क्या होता था, बेंजीन पे SO2Cl, है ना। नाम बताओ, नाम क्या है इसका, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, एसिड नहीं Cl है ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। फिर इथाइल अमाइन की कार्बाइल अमाइन रिएक्शन लिखो, तो ये मैंने लिखा अमाइन। कार्बाइल अमाइन में क्या होता था, अमाइन क्लोरोफॉर्म और KOH,
Cl 3 है ना, तो KOH 3 लेना है। अब तुम्हें दिख ही रहा है, गरम कर दो। हाँ, पहले क्या बाहर जाएगा? KCl, 3 KCl गए। देखो 3 OH है, 3 एक्टिव हाइड्रोजन है भैया। NH नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन तो एक्टिव है, और ये क्या बताया था ना CCl3 - H+, तो ये भी एक्टिव है। तो बचा ही क्या तुम्हारे पास? C2H5N और C, आइसोसाइनाइड, कार्बाइल अमाइन, इसी को ही तो बोलते हैं कार्बाइल अमाइन, आइसोसाइनाइड बनेगा। बाकी क्या करो, 3 KCl 3 वाटर बाहर निकाल दो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कार्बाइल अमाइन। नेक्स्ट, एनिलीन से ज़्यादा मिथाइल अमाइन बेसिक है, तो रीज़न बताओ। ये ज़्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है, तो तुम बताओगे ना। यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर इधर चला जाएगा, तो अभी तो आपने पढ़ा था कि ये डबल बॉन्ड NH2+, ठीक है, ये नेगेटिव। तो आप बताएंगे एनिलीन में नाइट्रोजन बेंजीन रिंग के साथ क्या है? रेजोनेंस में। रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। तो अब अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो फिर ये डोनेट कैसे करेगा? लेकिन यहाँ पे तो ये EDG है, तो ये डोनेट करेगा, तो ये ज़्यादा बेसिक है, तो ये मोर बेसिक, और वो क्या हो जाएगा? लेस बेसिक, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर एट नाइट्रोजन इज लेस। तो जब आपके पास लोन पेयर है ही नहीं तो डोनेट कैसे करोगे? इसलिए वो कम बेसिक है। नेक्स्ट, होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जिसमें एक ही तरह के लिगेंड है। लाइक ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लो, तो ये तो क्या है? ये क्या है? होमोलैप्टिक। और अगर आप चेंज कर दो, है ना, तो मान लो मैंने ऐसे ले लिया प्लैटिनम NH3 Br2 और बाहर Cl2, तो दो अलग अलग लिगेंड है, तो ये क्या है? हेटेरोलैप्टिक। फिर TiH2O6+3 कलर्ड है, रीजन क्या चीज एक्सप्लेन करनी है? हाँ, DD ट्रांजिशन। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन पता है तुम्हें? T2G नीचे होता है ना, EG ऊपर होता है, और अगर इस कॉम्प्लेक्स में आप निकालोगे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। तो लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन T2G से कहाँ जंप करेगा? EG में। तो T2G से EG में इलेक्ट्रॉन का कूदना, जंप करना, ट्रांजिशन, उसे क्या बोलते हैं? DD ट्रांजिशन। तो ये लाइट में से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो फिर लाइट के साथ कलर रहेंगे नहीं, एक कलर गायब हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री अपीयर हो जाएगा। फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जल्दी बताओ, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले क्या बनाओगे? डी सबशेल बनाओगी। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, है ना। इसमें नाम बोलो, DXY, YZ, XZ, फिर और DZ²। इनके सेट को तो क्या बोला था हमने? T2G, और इस सेट को क्या बोला था? EG। अब जैसे ही लीगेंड अप्रोच करेंगे इन सबकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ेगी, इससे तो ज़्यादा ही दिखानी। उसके बाद में ये टूट जाएगा, तो ऑक्टाहेड्रल में नीचे कौन आता है? T2G नीचे आता है और EG ऊपर आता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? डेल O या CFSE। फिर T2G, इन 3 की एनर्जी इन 2 से कम है तो -2/5 डेल O, और इन 2 की एनर्जी इन 3 से ज़्यादा है तो प्लस का 3/5 डेल। बस ये आपका है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर कौन सा कॉम्प्लेक्स? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी आइसोमेरिज्म है? जल्दी देखो, पहला वाला कौन सा आयन देगा? ब्रोमाइड। दूसरा वाला कौन सा आयन देगा? सल्फेट। तो फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन आयन क्या है? अलग अलग। भाई ये पानी में ब्रोमाइड आयन देगा, ये पानी में सल्फेट आयन देगा, तो आयन ही अलग अलग दे रहे हैं, तो आइसोमेरिज्म कौन सी होगी? आयोनाइजेशन। हिंदी में लिखेंगे आयनन समावयवता, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट, पहला कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है, दूसरा पैरामैग्नेटिक है। रीजन क्या दोगे? किसके हिसाब से समझाना है? कुछ भी नहीं दिया है तो कैसे भी समझा सकते हो। देखो कोबाल्ट है दोनों में, एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27, तो तुम कहोगे आर्गन 4s2 3d7, दोनों में कोबाल्ट +3 स्टेट में है। तो अब तुम्हारा आंसर है 4s के तो गए इलेक्ट्रॉन, 3d6। लेकिन पहला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें तुम बताओगे देखो 3d बना दूं,
4s बना दूँ, 4p बना दूँ, ठीक है। तो 3d6 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन अमोनिया तो SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या हो जाता है, इन सबको पीछे भेजना पड़ता है। तो तुम क्या बताओगे कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बैक साइड चले जाएंगे। ये हम VBT से समझा रहे हैं ना। तो ये आपका 4s पड़ा है और ये 4p पड़ा है, ठीक है। 6 लिगेंड आएंगे तो 6 ऑर्बिटल खाली ले लो। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जब COF6 बनाओगे तो सेम चीज बनाओगे, इनको पीछे नहीं भेजोगे, है ना, क्योंकि वीक फील्ड में ये पीछे जाता नहीं, इनर ऑर्बिटल होता नहीं है। वीक फील्ड में क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल। तो उस टाइम तुम क्या करोगे, आगे 4d बना देना। क्लियर। नेक्स्ट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल, जो तुमने अभी बनाया उसका क्या कर देना, उल्टा। अभी सेम बनाओगे, d ऑर्बिटल बनाओगे, T2g लिखोगे, Eg लिखोगे, और पांचों की एनर्जी नॉर्मल से ज्यादा होगी, लेकिन इस बार Eg नीचे आ जाएगा और T2g ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इस बार T2g और Eg नहीं लिखोगे, G नहीं लिखोगे, G फॉर जीरेड ऑर्बिटल। तो जीरेड ऑर्बिटल नहीं होगा टेट्राहेड्रल में, सिर्फ T2 और E लिखना, G लिखते ही गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। देन वनीला में कौन सा एल्डिहाइड है, वनीला में वेनिलीन है, ठीक है। फिर बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजीन। अब बोलो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाओगे, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड क्या करें, पहले तो कार्बन लाएं बेंजीन पे। देखो बेंजीन की फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराओ, करा दोगे, है ना। फ्रिडल-क्राफ्ट के लिए क्या लिखूं, FeCl3 लिख दूं तो क्या बनेगा, टॉलुइन। अब ये तुम्हें आता है, अगर मैं टॉलुइन को कंप्लीटली क्या करूं, ऑक्सीडाइज करूं, तब तो CO क्या आ जाएगा। बेंजीन पे कुक बताया था, KMnO4KOH, तो बेंजीन पे कुक नहीं बनना चाहिए, बीच में रोकना है। तो मैंने तुम्हें सिखाई थी इटार्ड रिएक्शन, और मैं कहता कुछ मत करना, बस ये याद रखना, पहले स्टेप में था CrO2Cl2 और अगले में क्या था, हाइड्रोलिसिस। तो अब टॉलुइन की जगह आंसर क्या हो जाएगा, CH, बस इटार्ड रिएक्शन खत्म। इसकी जगह एसिटिक एनाइड्राइड भी लिख सकते थे। नेक्स्ट, एसिटल्डिहाइड से एसिटल्डोक्सिम कैसे बनाएंगे, एसिटल्डिहाइड ये रहा आपका CH3C डबल बॉन्ड OH। अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करूं, हाइड्रोक्सिल एमीन, तो ये क्या एलिमिनेट करेगा, वाटर, और आंसर ऑक्सिम। C डबल बॉन्ड NOH को क्या पढ़ते हो, ऑक्सिम, और एल्डिहाइड का ऑक्सिम एल्डोक्सिम, और एसिटल्डिहाइड का ऑक्सिम क्या हो जाएगा, एसिटल्डोक्सिम। बस ये क्लियर। फिर एक और क्वेश्चन है, अच्छा, गिव रीजंस फॉर एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड। अब देखो, आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था ना, देखो आपके पास मान लो एसिटल्डिहाइड है, ठीक है। कोई भी एल्डिहाइड लिख सकते हो, वैसे तो ये आपने बता दिया भाई ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, हम एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, आप कह रहे हो ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, मतलब ये प्रोटॉन निकाले। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, इस प्रोटॉन को बाहर निकालो। तो अगर ये प्रोटॉन बाहर निकालो तो कार्बन माइनस बन जाएगा, तो हम कहेंगे तो कार्ब एनायन कुछ ऐसा है ना, और ये प्रोटॉन इसके साथ निकल के क्या हो जाएगा, वाटर। अब वैसे तो ये कार्ब एनायन है, लेकिन क्या इसमें रेजोनेंस है, क्या चेक करो, क्या इसमें रेजोनेंस है, ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर बना है। देखो C डबल बॉन्ड O कहाँ टूटेगा, O पे, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड बनेगा ना, तो ये कुछ ऐसा आएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, O नेगेटिव और H, ये है इनोलेट आयन। तो आप बताएंगे अल्फा हाइड्रोजन जब प्रोटॉन छोड़ता है तो कार्ब एनायन बनता है, ये कार्ब एनायन स्टेबल है क्योंकि इसमें क्या है, रेजोनेंस, है ना। तो प्रोटॉन छोड़ने के बाद अगर स्टेबिलिटी मिलती है तो प्रोटॉन छोड़ देगा, तो बेसिक मीडियम में ये प्रोटॉन छोड़ देता है। ठीक है। अब लास्ट, दालचीनी में कौन सा एल्डिहाइड है, सिनेमॉन में एल्डिहाइड होता है सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लोगे ना, क्या सिनेमल्डिहाइड क्या था,
CH डबल बॉन्ड CH और CH, ठीक है। एक्रिल्डिहाइड और फिनाइल लगा देना। फिर बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड। अब बताओ एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड कोई फेमस रिएक्शन थी? देखो बेंजोइल क्लोराइड लिख दिया, बेंजल्डिहाइड लिख दिया, मतलब इसमें रिडक्शन हुआ है भाई, कहीं ना कहीं ये गया है और यही तो लगाया आपने, HCl गया और ये बना दिया। तो ऐसा कब था जब आपने क्या लिया हुआ हो, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, क्योंकि अगर ये नहीं होता बेरियम सल्फेट तो 4H होता है ना। आधा कब रुकेगा? तो ये मेन रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो रोजेनमंड रिएक्शन। नेक्स्ट एसीटोन से एसीटोहाइड्रेजोन है वो तो हाइड्रेजोन बताओ, जब हम कीटोन की रिएक्शन किससे कराएंगे? हाइड्रेजीन, भाई हाइड्रेजीन से रिएक्ट कराओगे तभी तो क्या बनेगा? हाइड्रेजोन। बना दो इसको, डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट बेंजल्डिहाइड से ज्यादा है, तो अभी तो आपने पढ़ा क्या होगा? डाइमर। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या बनाते हैं? डाइमर बनाते हैं, द्विलक बनाते हैं, तो दो दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, तो भले ही मोलर मास सेम होना, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा मॉडल पेपर कंप्लीट। क्लियर?